प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को लेंगे। इसके अंतर्गत हम ने भारतीय संविधान और प्रस्तावना को देखा। अब हम भारत की संघात्मक व्यवस्था को लें। भारतीय संविधान के प्रथम अध्याय में संघात्मक व्यवस्था का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। हम प्रथम अनुच्छेद भारत की संघात्मक व्यवस्था को स्पष्ट करता है और आगामी 3 अनुच्छेद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नाम के परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण आदि से संबंधित है। संविधान में जहां एक तरफ 22 अध्याय हैं, इसके पश्चात अनुसूची आरंभ होती है। अनुसूची को हम परिशिष्ट भी कहते हैं और प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों की लिस्ट है। इसमें वर्तमान समय में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारत की संघात्मक व्यवस्था है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान के मूल आधार को पढ़ा। ये राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक अध्ययन है। सिद्धांतों के क्रम में संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था ये एक सैद्धांतिक पक्ष है। विभिन्न देशों में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और कुछ देशों में एकात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। स्वाधीन भारत में भी संघात्मक व्यवस्था को चुना गया और इसमें जब हम सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं तो संघात्मक व्यवस्था का तात्पर्य है 2 प्रकारों की सरकारों की व्यवस्था। एक अनेक सरकारें और दूसरा एक संघ सरकार। 2 प्रकार की सरकारों की व्यवस्था होती है। ये संघात्मक व्यवस्था के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। ऐसा संविधान जिसके आधारभूत पक्षों में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। इसी के साथ संघ और राज्य सरकार के बीच में शक्ति विभाजन होना चाहिए। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, जिसमें राज्यों के आपसी विवादों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा किया जा सके। इसके साथ उच्च सदन में राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये कुछ संघात्मक व्यवस्था की आवश्यक शर्तें होती है और हम भारत में ये कितने पाई जाती है इसको भी हम देखेंगे। तो भारतीय संघ को अर्धचंद्राकार की संज्ञा भी दी जाती है। भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक की भी संज्ञा दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि संघात्मक व्यवस्था का स्तर पूर्ण नहीं है। जब अर्धसंघात्मक का
क्या तात्पर्य है। तो इसके संदर्भ में हम संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं। अमेरिका संघात्मक व्यवस्था के अधिकतम स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो संघात्मक व्यवस्था का अधिकतम स्तर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण के समय था। 1789 में जब अमेरिका का संविधान बना था, आज से 250 वर्षों पहले, तब यातायात के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे और राज्यों को अधिक अधिकार देना एक आवश्यकता थी। राज्य अपेक्षाकृत स्वतंत्रता पूर्वक चलते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी परिवर्तनों का युग है। इसमें यातायात और संचार के साधन, तीव्रगामी संचार के साधन आए तो संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप भी बदला। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धों के कारण भी यातायात और संचार के साधनों के कारण संघात्मक व्यवस्था अमेरिका में भी काफी एकात्मक हो गई। तो आज केंद्रीयकरण की एक प्रवृत्ति सामान्य तौर पर पाई जाती है, जिसका प्रभाव हम संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देख सकते हैं। तो इस केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के कारण संघात्मक व्यवस्था को ये एक सैद्धांतिक पक्ष है, और जब 20वीं शताब्दी में स्थापित संघ हुए, अमेरिका की व्यवस्था तो समय के साथ केंद्रीयकरण की तरफ बढ़ी, लेकिन 20वीं शताब्दी में स्थापित संघ में पहले से केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता। तो ये जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति है, ये अर्धचंद्राकार की स्थिति है या अर्धसंघात्मक की स्थिति है। मैं एक बार पुनः समझाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी रखे गए हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 52 युद्ध, विदेशी आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से उत्पन्न आपातकाल, अनुच्छेद 352। राज्य में संवैधानिक शासन की विफलता से उत्पन्न आपातकाल, अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ये जो आपातकालीन प्रावधान है, भारत की संघात्मक व्यवस्था को आपातकाल में एकात्मक में बदल देते हैं। तो कुछ और चीजें हैं जो एकात्मकता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। तो इस कारण से भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धचंद्राकार कहते हैं या अर्धसंघात्मकता की स्थिति कहते हैं। इसी के साथ जो संघात्मक व्यवस्था की आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था हम देखते हैं कि भारत में 29 राज्य हैं। हमारे यहाँ अलग अलग निर्वाचित सरकारें हैं, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो अलग अलग पार्टियों की सरकार, केंद्र में अलग सरकार, राज्य पे अलग सरकार, ये हमारी संघात्मक व्यवस्था का प्रतीक है, संघात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। फिर इसके पश्चात शक्ति विभाजन की लिखित और सर्वोच्च संविधान की बात आती है। भारतीय संविधान लिखित है
भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको निश्चित काल में लेखबद्ध किया गया था। ये कठोर संविधान है। संविधान के महत्वपूर्ण पक्षों पर संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। ये भारतीय संविधान की कठोर होने का प्रतीक है और संघात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तीसरा, संघ और राज्य सरकार के मध्य शक्ति विभाजन। तो हमारे यहाँ 3 सूचियों के माध्यम से शक्ति विभाजन किया गया है। ये संघ सूची, जिसमें वे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिन पे संसद कानून बनाती है और केंद्र सरकार उनका प्रशासन संचालित करती है। दूसरी राज्य सूची है, जिस पर सामान्यतः कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। तीसरी समवर्ती सूची है, जिस पर संघ और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमें प्रथम प्रश्न पत्र में प्रमुख देशों की शासन प्रणालियों को पढ़ना है। आपको तथ्य अच्छी तरह समझ में आए तो संयुक्त राज्य में भी जो शक्ति विभाजन है उसकी हम भारत के शक्ति विभाजन से आगे तुलना करेंगे, तो इससे विषय ज़्यादा स्पष्ट होंगे। यद्यपि न तो हमारे तुलनात्मक राजनीति है, न ही कोई आपसे तुलनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरह स्पष्ट हों। इसके लिए मैं भारत और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, विशेषकर शक्ति विभाजन की तुलना मैं एक अलग अध्याय में, एक अलग कालांश में करूँगा। तो इस क्रम में जो तीसरा आगामी जो पक्ष है, चौथा, वो उच्च सदन में राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व। भारत की व्यवस्थापिका का एक सदन लोकसभा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सदन राज्यसभा है, इसको उच्च सदन कहते हैं, ये राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो शक्ति विभाजन था वो तो एक विस्तार का विषय था, मैं उसको अलग से करवाऊंगा, लेकिन यहाँ संक्षेप में भारत की संघात्मक व्यवस्था के स्तर को कम माना जाता है, क्योंकि राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया गया है। जो छोटा राज्य है उसका कम प्रतिनिधित्व है, अनेक राज्यों के राज्यसभा में एक एक प्रतिनिधि है और बड़े राज्यों के ज़्यादा प्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार ये असमान प्रतिनिधित्व हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो संघात्मक व्यवस्था का श्रेष्ठतम उदाहरण माना जाता है कि उच्च सदन सीनेट है, वहाँ पर राज्यों के समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है। चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, प्रत्येक को एक समान एक प्रतिनिधित्व, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि होंगे। तो ये भारत और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता का भी अंतर है, वहाँ पर 2 नागरिकता है। हमारे यहाँ पर एक ही देश की एक ही नागरिकता है और वो राष्ट्रीय नागरिकता या देश की नागरिकता है। इसी के साथ भारत में सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित है, जो राज्य इकाइयों के आपसी विवादों को और राज्यों के केंद्र से संबंधित विवादों को निपटारे का कार्य करता है। जब हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को देखेंगे तो उसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यही है कि वो संघ की इकाइयों के बीच में
संघ और राज्य इकाइयों के बीच में उत्पन्न विवादों की सुनवाई करे, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। तो इस प्रकार भारत की संघात्मक व्यवस्था है और उसमें मैंने अर्थ चंद्राकार या अर्थ संघात्मक व्यवस्था को भी स्पष्ट किया। कुछ और चीजें हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, प्रत्येक राज्य के उच्च अधिकारी आईएएस अधिकारी होंगे, आईसीएस के अधिकारी होंगे, प्रत्येक जिले का कलेक्टर, एसपी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होंगे। कलेक्टर एसपी से ऊपर राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी मंडल अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होगा। कानूनों को एक समान संपूर्ण देश में मान्यता है, एक जैसी संपूर्ण देश में विधिक मान्यता की स्थिति, ये हमारी संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करती है। इसी के साथ योजना आयोग था और राष्ट्रीय विकास परिषद थी। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की योजना बनाता था, पंचवर्षीय योजना। ये भी एक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी मुख्यमंत्री बैठकर वो स्वीकृति प्रदान करते थे योजना आयोग की योजनाओं को। तो इसको कैबिनेट सुपर मंत्रिमंडल कहते थे। ये भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है। आज वैज्ञानिक प्रगति के युग में हम इन चीजों से इनकार नहीं कर सकते। तो ये केंद्रीयकरण की एक स्वाभाविक प्रवृत्तियां है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आजकल योजना आयोग नहीं है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में की शुरुआत के साथ ही उन्होंने नीति आयोग की स्थापना की। पॉलिसी कमीशन योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग देश की नीति निर्धारण करता है। यद्यपि नीति आयोग से केंद्रीयकरण की कुछ प्रवृत्ति कम हुई है, जहां विकास की प्रत्येक योजना को केंद्र की स्वीकृति की आवश्यकता थी, अब नीति आयोग देश के विकास की नीति निर्धारित करता है। राज्य सरकारें अपेक्षा है कि राज्य सरकारें उसका पालन करें। उदाहरण के लिए 2030 तक विद्युतीकरण, विद्युत वाहनों को बढ़ावा, पेट्रोल पर निर्भरता को कम करना, ये नीति आयोग का निर्धारित लक्ष्य है। ये इन नई चीजों को आप समझेंगे, ये एक आवश्यकता है। इससे राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई है, अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। लेकिन जो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्वीकृति थी, वैसी परंपरा अब भी चलती है। और कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से बार बार संवाद करते हैं, बैठक करते हैं। ये सब केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों का प्रतीक है। तो अंत में मैंने संघात्मक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांतों, उनकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उपस्थिति और उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को मैंने प्रदर्शित किया। तो मैं अंत में कहना चाहता हूं, आपको संघात्मक व्यवस्था क्यों पढ़ाया जाए। भारत एक विशाल देश है, विविधता वाला देश है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर अनेक फूल खिले हैं। वे धर्म रूपी फूलों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से राज्यों की अलग अलग संस्कृति है। विविधता विशाल भारत की पहचान है। विविधता के बीच में एकता बनाए रखना, विविधता के बीच में समन्वय बनाए रखना, उस समन्वय के साथ राष्ट्र का संचालन करना। हम 1.25 अरब के लोकतांत्रिक देश है, उसमें संघात्मक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
भारत की संघात्मक व्यवस्था तब सफल होगी जब भारत की भावी पीढ़ी भारत की विविधता और उसमें निहित एकता को समझेगी। तो आपसे अपेक्षा है कि आप भली भांति इसका अध्ययन करेंगे और भावी भारत को सफलतापूर्वक विविधताओं के बीच में क्षेत्रवाद संकुचित मानसिकता को न देते हुए एकीकरण विविधता में एकता के मूल संदेश के साथ आप देश के शासन संचालन में सहभागी बनेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।